Hello friends, good morning. Welcome to our 30th lecture of SEED, chapter number 8. आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड लेआउट। जब भी कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश्ड होती है तो उसके लिए वो कहाँ पर लोकेट होगी और उसका लेआउट कैसा होगा, वो दो चीजें बहुत ही ध्यान में रखनी चाहिए। तो एज अ एंटरप्रेन्योर अगर आपको भी आपका बिजनेस एस्टैब्लिश करना है तो इसके बारे में आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसलिए हम यह चैप्टर पढ़ रहे हैं कि आपके प्लांट का लोकेशन आप कहाँ रखोगे और उसका लेआउट आप कैसा रखोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। आपको लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए 3 स्टेप के अंदर जाना पड़ता है। उसमें फर्स्ट जो आपका स्टेप है वो है सिलेक्शन ऑफ रीजन, मींस प्रदेश की पसंदगी। जैसे आप कौन से एरिया में आपका बिजनेस या आपकी इंडस्ट्री या फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल आप ले लो हिली एरिया के अंदर, या कोई दरिया किनारे के नजदीक जो एरिया है वहां पर, कि कोई डेजर्ट एरिया है, रण प्रदेश है वहां पर। तो उस हिसाब से आपको रीजन सिलेक्ट करना पड़ता है कि हाँ इस टाइप का एरिया है तो वहां पे मैं मेरी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। जैसे केमिकल इंडस्ट्री हो तो आपको जहां पर पानी ज्यादा अवेलेबल हो उस एरिया को पसंद करना चाहिए। कापड़ फैक्ट्री हो तो उसको भी जहां पर पानी जहां ज्यादा हो वहां पसंद करना चाहिए। तो इस हिसाब से आप अपना एरिया जो है वो रीजन सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट हो गया रीजन के अंदर, फिर आपका इस तरीके का भी रीजन आ सकता है कि गुजरात में एस्टैब्लिश करनी है या महाराष्ट्र में एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, फिर दूसरी चीज है लोकेलिटी, मींस सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी, विस्तारनी पसंदगी, कि आपका जो एरिया है वो कैसा रहेगा। सिटी एरिया रहेगा, गांव वाला एरिया रहेगा, या सिटी के अंदर जो सब अर्बन एरिया रहता है, परा विस्तार जिसको बोलते हैं। तो उस हिसाब से आप ये 3 एरिया के अंदर लोकेलिटी आप पसंद कर सकते हो। उसके बाद आता है स्थान पसंदगी। तो सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी के अंदर फर्स्ट है आपका शहरी विस्तार, दूसरा है आपका रूरल, और तीसरा है आपका सब अर्बन एरिया। तो शहरी विस्तार के अलग अलग फायदे हैं। अगर आप सिटी के अंदर आपकी कंपनी एस्टैब्लिश करोगे तो आपको मार्केट बहुत नजदीक पड़ेगा, रॉ मटेरियल लाना नजदीक पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके ड्रॉबैक है कि वो आपको जमीन बहुत महंगी पड़ेगी क्योंकि वो सिटी विस्तार है। ठीक है, अब रूरल एरिया मतलब आपके गांव वाला एरिया, तो वहां पर आपको जमीन तो बहुत सस्ते में पड़ जाएगी लेकिन वहां से ट्रांसपोर्टेशन खर्च ज्यादा पड़ जाएगा। तो सभी एरिया के अलग अलग ड्रॉबैक है और बेनिफिट भी है। और थर्ड वन है हमारा सब अर्बन एरिया। सब अर्बन एरिया का मतलब होता है सिटी के आउटसाइड बनाया हुआ विस्तार। ठीक है, जैसे अहमदाबाद की आप बात कर लो तो वहां पर नरोडा है, वटवा है। ठीक है, तो वो सब जो एरिया है वो सिटी के बाहर के एरिया है। तो वहां पर आप सिटी इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करते हो तो वो कहलाता है सब अर्बन एरिया। तो गवर्नमेंट भी आपको कंपनी एस्टैब्लिश करने के लिए शेड बांध कर देती है, जिसको बोलते हैं हम जीआईडीसी, कि वहां पर आप अपना शेड खरीद कर या रेंट पे रख कर अपना फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हो। ठीक है, तो अपने अलग अलग सिटीज के अंदर अलग अलग जीआईडीसी मौजूद रहती है। तो स्थान पसंदगी ने असर करता परिबलों क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जीटीयू के अंदर आए हुए हैं। तो अगर आपको लोकेशन फिक्स करना है तो उसके लिए कौन कौन से एरिया कैसे एरिया फैक्टर्स जो है वो आपको ध्यान में लेने पड़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका नियरेस्ट नियरनेस ऑफ रॉ मटेरियल, जहां पर आपको
कच्चा माल जल्दी से मिल जाए वैसा एरिया पसंद करना चाहिए। फिर बाजारनी नजीक, नियरनेस ऑफ द मार्केट, आपका जो सप्लाई है वो बाजार में जल्दी हो सके तो आपका एरिया बाजार के नजदीक भी आप रख सकते हो। तीसरा है सप्लाई ऑफ लेबर फोर्स, आपको काम करने के लिए जो कारीगर है वो जल्दी अवेलेबल हो ऐसा एरिया पसंद करना चाहिए। फोर्थ है साधनों प्राप्ति सुविधा, फैसिलिटी फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ इनपुट्स, आपको सब मशीनरी हो या कुछ भी साधन आपको चाहिए वो जल्दी से अवेलेबल रहे, उस टाइप का एरिया आपको पसंद करना चाहिए। फिफ्थ नंबर है अवेलेबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल सर्विसेज, तो वाणिज्य सेवाओं उपलब्ध जैसे बैंक वगैरह हो तो वो आपको पैसे की लेन देन के लिए भी एरिया नजदीक हो, एटीएम वगैरह हो, आपको ऐसा एरिया पसंद करना चाहिए। सामाजिक सेवाओं की प्राप्ति, जैसे आपको हॉस्पिटल हो गया, फायर स्टेशन हो गया, और ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवे स्टेशन कह सकते हो, एरोप्लेन स्टेशन कह सकते हो, आप एयरपोर्ट कह सकते हो। तो इस टाइप की जो सामाजिक सेवा है वो भी आपको इजीली अवेलेबल हो सके, ऐसा एरिया पसंद करना चाहिए। फिर स्थान विषयक सरकारी वलन, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टावर्स लोकेशन, जैसे जीआईडीसी की मैंने बात करी, गवर्नमेंट भी आपको लोकेशन सिलेक्ट करने के लिए जीआईडीसी प्रोवाइड करवाती है, तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हो। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जहां पर फैक्ट्री होती है वहां पर फैक्ट्री का कचरा भी निकलता है, तो फैक्ट्री का कचरा निकालने के लिए जो पॉसिबिलिटी हो वो भी आपको देखनी चाहिए कि हाँ इसके कचरा जो है वो मैं कहाँ पे डिस्पोज करूंगा, उस हिसाब से भी आप अपना एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। नाइन्थ नंबर का जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड ऑफ सराउंडिंग एरिया, कि आपके एरिया के आजू बाजू वाला वातावरण कैसा है, बहुत ही खराब एरिया ना हो, जैसे कि अ, चोरी डकैती वगैरह ना हो वैसा एरिया, सब अच्छे पर्यावरण भी अच्छा हो वैसा एरिया, तो वो सब आपको हवा अच्छे से आ रही हो, पानी की सुविधा हो, वैसे आप देख सकते हो। 10th नंबर का है व्यूहात्मक परिबड़ों, मतलब स्ट्रेटजिक फैक्टर्स के, आपको अगर स्ट्रेटजी बनानी हो तो इस हिसाब से आप उस एरिया को कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा आता है कि प्लांट लेआउट क्या चीज होती है और प्लांट लेआउट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्लांट लेआउट का, वो है માલ સામગ્રીને ન્યૂનતમ અને સીધા ટૂંકા માર્ગની હેરફેર કરવી અને પુનઃ વહન ઘટાડવું। प्लांट का जो लेआउट होता है मतलब मशीन का अरेंजमेंट, मशीन का अरेंजमेंट आपका ऐसा होना चाहिए कि जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक मशीन से दूसरी मशीन में, वो उसकी एरिया जो कम हो, डिस्टेंस। माल सामग्री में उठाव અને મૂકના प्रसंगों घटाड़ा, मतलब प्रोडक्ट को उठाया वापस रखा, उस हिसाब से आपको लेआउट नहीं बनाना है। नेक्स्ट है आपका प्रक्रिया दरमियान माल सामग्री नो पेटा संग्रह अटकावी बिनजरूरी रोकाण घटाड़વું। आपकी प्रोसेस लेआउट ऐसी होनी चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल ज्यादा टाइम पर स्टोर में पड़ा ना हो, उसका अगर आपने स्टोर में रखा है मतलब आपने वो खरीद के रखा है और 2 साल तक पड़ा है, तो मतलब आपका पैसा 2 साल तक वो गोडाउन में बंद है, तो वो चीज अच्छी नहीं है। स्थापित उत्पादन शक्ति અને કારીગરોનો નિષ્ક્રિય સમય ઘટાડવો, अगर आपके कारीगर फ्री बैठ रहे हैं तो आपको कोई मतलब नहीं है, तो उनका भी फ्री ना बैठे रहे और उनका कार्य चलता रहे, उस हिसाब से अरेंजमेंट करना। ठीक है, फिर सुपरविजन अच्छे से अपन कर सके ऐसा रखना चाहिए। फिर यंत्रों मतलब मशीनरी की जो सेटिंग है वो अच्छे से कर सके, उनका मेंटेनेंस अच्छे से कर सके, ऐसी गोठवणी करनी चाहिए। कारखानाમાં ભૌતિક સગવડો જેમ કે હવા પાણી વાइब्रेशन रहित ने जो प्रक्रिया છે उनका ध्यान में रखना चाहिए। औद्योगिक अकस्मातों ની संभावना घटे તે રીતે બે यंत्रों वच्चे जगह રાખવી। प्लांट लेआउट के अंदर मशीनरी बहुत पास पास में रख दोगे तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपको मशीनरी रखनी है कि वो थोड़ी दूर दूर हो, और मशीनरी के आजू बाजू फेंसिंग करना चाहिए और પડછાયા दूर થાય તેવી ગોઠવણી કરવી જોઈએ।
ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट लेआउट। ठीक है, अब हम देखते हैं प्लांट लेआउट के टाइप्स कितने हैं। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। फर्स्ट है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा है प्रोसेस लेआउट, तीसरा है मिक्स्ड लेआउट और फोर्थ है प्रोजेक्ट लेआउट। तो प्रोडक्ट लेआउट क्या होता है? तो प्रोडक्ट लेआउट के अंदर कोई भी एक चीज तैयार हो रही है तो वो इनपुट डालेंगे और वो रॉ मटेरियल का इनपुट डालेंगे तो एक मशीन पे जाएगी, दूसरी मशीन पे जाएगी, तीसरी मशीन और फाइनल वो प्रोडक्ट बाहर बन के निकलेगी। तो ये जो एक लाइन हो गई उसको बोलते हैं प्रोडक्ट लेआउट। इसके अंदर एक प्रोडक्ट ही बन पाएगी सारे मशीन के ऊपर। समझ गए? जैसे कि आप यहाँ पर फिगर के अंदर देख रहे हो कि ड्रिल्स बन रही है, फिर तो कटर्स बन रहे हैं, ठीक है, रिमर्स बन रहे हैं। तो 3 प्रोडक्ट बन रही है, तो 3 प्रोडक्ट के लिए 3 अलग अलग लाइन है। मशीनरी तो एक ही है लेकिन हर एक प्रोडक्ट के लिए हर अलग मशीन है। जैसे लेथ मशीन है तो वो ड्रिल्स के लिए भी अलग है, रिमर्स के लिए भी अलग है, कटर्स के लिए भी अलग है। तो वो जो लाइन बन रही है, ड्रिल्स का जो सामान हमने लेथ मशीन पे प्रोसेस किया, उसके बाद मिलिंग मशीन पे किया, उसके बाद हीट ट्रीटमेंट में किया, उसके बाद ग्राइंडिंग किया और हमारा प्रोडक्ट तैयार। तो ड्रिल्स जो है वो रिमर्स वाले लेथ मशीन पे नहीं जाएगी, वो अपना लेथ मशीन पे ही काम करेगी। जो रॉ मटेरियल है वो अपना लेथ मशीन पे ही वो काम करने के लिए जाएगा। तो सेपरेट मशीनरी अवेलेबल है अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। तो इसके अंदर फायदा और गैर फायदा क्या है? उसके अंदर फायदा ये है कि आपको प्रोडक्ट इजीली मिल जाएगा और वेट नहीं करना पड़ेगा। और इसका गैर फायदा ये है कि आपको डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल मशीन लेने पड़ेंगे, मतलब खर्चा ज्यादा होगा। तो अगर आपने ऐसा भी सोच सकते हो कि लेथ मशीन है तो एक ही हम लाइन बनाओ और सारी प्रोडक्ट बनाओ, तो ऐसा प्लांट को हम बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। जैसे फॉर एग्जांपल आप इधर देखो कि यहाँ पर मशीन को अलग अलग जूथ में रखा जाता है, अलग अलग पार्ट में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है। जैसे मैंने एक इंडस्ट्री स्थापित की, वो उसके अंदर 3 प्रोडक्ट में बना रहा हूँ लेकिन मशीनरी जो मेरे पास है उसी से ही मैं यूज कर रहा हूँ। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं इस टाइप को लेआउट को बोलते हैं प्रोसेस लेआउट। फॉर एग्जांपल मैं ड्रिल्स भी बना रहा हूँ, ट्रिमर्स भी बना रहा हूँ, कटर्स भी बना रहा हूँ। तो मेरे पास लेथ मशीन 2 ही है, तो भी मैं सभी लेथ मशीन को यूज करके तीनों प्रोडक्ट एक ही लेथ मशीन पे प्रोसेस करने दूंगा मैं। ठीक है, फिर एक ही मिलिंग मशीन है तो भी ये जो प्रोडक्ट है वो मिलिंग मशीन के ऊपर मैं प्रोसेस करूंगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि मेरे को मशीनरी ज्यादा नहीं खरीदने पड़ेंगे और इजीली सारा काम हो जाएगा। और इसका गैर फायदा क्या है कि इसके अंदर वेटिंग करना पड़ेगा। जैसे एक ड्रिल मशीन लेथ पे काम कर रहा है, इधर काम कर रहा है रिमर्स, तो कटर्स को भी मेरे को बनाना है तो मेरे पास वेट करने के सिवा कोई चारा नहीं है, क्योंकि लेथ मशीन जब खाली करेगा ड्रिल्स को तभी कटर्स को मैं बनाने के लिए भेज भेज पाऊंगा। तो इस हिसाब के इसके फायदे और गैर फायदे भी है। ठीक है, और हमारा दूसरा है वो है मिक्स्ड लेआउट। मिक्स्ड लेआउट के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस लेआउट और प्रोडक्ट लेआउट दोनों को मिक्सिंग करके हम लेआउट बनाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो लेआउट है वो है प्रोजेक्ट लेआउट या उसको बोलते हैं फिक्स्ड लेआउट। नॉर्मल लेआउट के अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होता है वो आपकी हर एक मशीन पे जाता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो हम उठा नहीं सकते। जैसे कि शिप है, उसका वेट बहुत हेवी होता है। फिर एरोप्लेन है, उसका वेट बहुत हेवी होता है। फिर ट्रेन है। तो इन सब को बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट के पास जाना है और उसको बिल्ड करना है। तो इस टाइप का जो लेआउट होता है उसको बोलते हैं प्रोजेक्ट लेआउट। जैसे कि यहाँ पर शिप मेकिंग इंडस्ट्री है, तो मेकिंग इंडस्ट्री जो कहलाती है वो फिक्स्ड लेआउट कहलाती है। यहाँ पर शिप एक जगह पड़ी होगी और अलग अलग मशीनरी को हम उठाकर शिप के लिए उसके बिल्ड करने के लिए हम उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 4 टाइप के लेआउट हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट है हमारा
जो प्लांट लेआउट के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसकी जानकारी। तो ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। फर्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको प्लांट लेआउट कैसा बनाना चाहिए वो प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो। फिर दूसरा है प्रोडक्शन पद्धति, मतलब उत्पादन पद्धति, किस प्रोसेस से आप बना रहे हो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरा है जत्थो, आपका प्रोडक्शन कितना आपको दिन में चाहिए, एक दिन में आप 1000 प्रोडक्ट बना रहे हो, एक दिन में आप 100 प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस हिसाब से आपको प्लांट लोकेशन सिलेक्ट करना चाहिए। फिर है टाइप्स ऑफ मशीन, तो मशीनरी के टाइप्स कौन कौन सी है उस हिसाब से आपको प्लांट लेआउट सिलेक्ट करना चाहिए। फिर है मकाननी सवलतનો प्रकार, बिल्डिंग फैसिलिटी, आपके जो बिल्डिंग है उसकी फैसिलिटी कैसी है उस हिसाब से आप अपना प्लांट लेआउट पसंद कर सकते हो। फैक्टर्स जो है इसके ऊपर अफेक्ट करते हैं। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया आपको कितना मिल रहा है। फिर इन फ्यूचर आपको वो आपका एक्सपांशन करना है कंपनी का, उस हिसाब से भी वो भी फैक्टर आप देख सकते हो। फिर माल सामाननी प्रक्रिया दरमियान हेरफेરની आवश्यकता, नीड ऑफ इंटरनल मटेरियल हैंडलिंग, आपको एक जगह से दूसरी जगह कंपनी के अंदर ही पहुंचाना है तो उसके लिए भी ये सब फैक्टर है वो प्लांट लेआउट के ऊपर इफेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम अपना 8वां चैप्टर भी खत्म करते हैं। आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया हो। किसी को भी कुछ डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।